हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दी गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संविधान के संशोधन तो आपसे पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं भी पूछी जाती हैं कि साधारण बहुमत से कैसे संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में, या विशेष बहुमत से कैसे किया जाता है, या विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन का क्या मतलब होता है, और कौन कौन से प्रावधान इन सभी बहुमत या इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सारी बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके संबंध में। तो इसको शुरू करने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है इसको समझ लेते हैं। जो भारत का जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता इनका एक मिश्रण है। मतलब कि भारत का संविधान ना तो बहुत ज्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज्यादा कठोर है। उदाहरण के लिए अगर भारत का संविधान इंग्लैंड से लिया जाता, मतलब भारत का संविधान में ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये अगर इंग्लैंड से ले ली जाती, तो इंग्लैंड में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही लचीली है, बहुत ही नम्य है। जबकि अगर यही संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर कनाडा से ले ली जाती तो कनाडा में बहुत ही ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठोर है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो पहले से ही इस बात को जानते थे कि हमें अपने संविधान में ना तो बहुत ज्यादा लचीलापन चाहिए संशोधन प्रक्रिया में, और ना ही बहुत ज्यादा कठोरपन चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा कठिनाई हो। तो इसीलिए हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को एक ऐसे देश से लिया जो कि लचीलापन और अलचीलापन यानी कि नम्यता और अनम्यता या सरलता और कठोरता के बीच का बीच की कोई ऐसी विधि ली जाए। तो इसीलिए हमने भारत के संविधान की जो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। और अगर भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा है, 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद कौन सा है, 368, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसकी 3 विधियां होती हैं, एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहला है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है, साधारण बहुमत का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी भी सदन में 500 सदस्य हैं उस समय मतदान करने के लिए, तो 500 का 50% यानी कि आधा कितना हुआ, 250, और 250 में 1 जोड़ देंगे, इसी को कहा जाता है साधारण बहुमत द्वारा। इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं 50% + 1। ठीक, इसको क्या कहते हैं, 50% + 1, यानी कि 500 सदस्य हैं तो 251 सदस्यों द्वारा जो इसको साधारण बहुमत कहा जाएगा। तो 50% + 1 का मतलब होता है साधारण बहुमत से। तो यहाँ पर लिखा भी है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर मान लीजिए 500 सदस्य लोकसभा में या किसी भी सदन में उपस्थित हैं, तो इसमें अगर साधारण बहुमत चाहिए तो इसका 50% करेंगे तो कितना हो गया, 250 और +1 यानी कि 251, यानी कि 251 सदस्य अगर इनका बहुमत है, साधारण बहुमत है, तो साधारण बहुमत ये माना जाएगा। तो ये साधारण बहुमत से संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें की जाती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जो साधारण बहुमत होता है इसकी जो प्रक्रिया है इसको संविधान संशोधन के अंतर्गत हालांकि नहीं रखा जाता है, इसको कहा जाता है साधारण विधि द्वारा संविधान का संशोधन। क्या कहा जाता है, साधारण विधि द्वारा। जब तक 2/3 बहुमत की बात नहीं होगी तब तक इसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं माना जाता है। तो इसीलिए इसको साधारण बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन है इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का अंग नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अब चूंकि प्रक्रिया है इसमें भी कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनका संशोधन संसद को जो शक्ति प्राप्त होती है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। बाकी 368 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको साधारण बहुमत को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अंग नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से संविधान में प्रावधान हैं
जिनको साधारण बहुमत से संसद जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में करा सकती है। तो देखिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद क्या है 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद ये सब लिखे हुए हैं। इन सभी अनुच्छेदों में अगर कोई परिवर्तन करना है तो संसद किस तरीके से संविधान संशोधन करेगी? साधारण बहुमत द्वारा। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि बाहर से अगर कोई भी राज्य अगर भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो इस संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो साधारण बहुमत से इसको आराम से पास करा सकती है। तो अनुच्छेद 2 का मतलब साधारण अनुच्छेद 2 का मतलब नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश। दूसरा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? जो भी वर्तमान राज्य हैं, यानी कि जो राज्य हैं, इनमें अगर किसी और राज्य को जोड़ना हो, यानी कि नए राज्यों का निर्माण, और जो वर्तमान में पहले से ही मौजूद राज्य हैं उनकी सीमा में, उनके नाम में परिवर्तन करना, ये सब भी किसमें आता है? अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 क्या है? जो पहले से राज्य हैं, जो नए राज्यों का निर्माण करना, और जो पहले से ही राज्य मौजूद हैं उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, ये सब भी किसमें आते हैं? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो इसमें भी संशोधन अगर करना है तो साधारण बहुमत से आराम से ये हो जाएगा। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में क्या है? तो अनुच्छेद 169 में है जो राज्य होते हैं उनमें विधान परिषद का अगर सृजन करना है या उसको हटाना है तो ये शक्ति संसद को प्राप्त है, साधारण बहुमत से ये संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद कौन सा है? 169। किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना या उसको हटाना, ये दोनों प्रक्रियाएं साधारण बहुमत से की जाती हैं। वर्तमान में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें की विधान परिषद विद्यमान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से वो 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 239 का। अनुच्छेद 239 का मतलब है जो संघ राज्य क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली है, पांडिचेरी है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संघ शासित प्रदेशों में अगर आपको विधान मंडल या विधान परिषद का निर्माण करना है तो किस अनुच्छेद की बात होगी? 239। तो 239 यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, पांडिचेरी में तो ऑलरेडी विधानसभा है, तो इनमें अगर विधान मंडल का निर्माण करना है तो अनुच्छेद 239 के तहत साधारण बहुमत से संसद को यह अधिकार है। अब बात कर लेते हैं अगर अनुसूची की, तो अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 अगर इनमें परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से वो हो जाएगा। अनुसूची 1 यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें जैसे कि मैंने बता ही दिया कि अनुच्छेद 2 और 3 सभी आ ही जाते हैं। तो कोई भी राज्य जिसका निर्माण करना है, उसका नाम चेंज करना है, ये सब साधारण बहुमत से होगा। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में जितने भी ये जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनका जो वेतन भत्ता होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अनुसूची 2, तो इसमें अगर परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से संसद कर लेगी। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र, उनका प्रशासन और नियंत्रण ये किसमें दिया है? अनुच्छेद 5 में, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या दिया हुआ है? अनुसूची 6 में दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है अनुसूची 6 में। अनुसूची 8 में क्या दिया गया है? अनुसूची 8 जो है भाषाओं से संबंधित है। अगर किसी भी भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जगह देनी है तो आपको साधारण बहुमत से संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उसमें शामिल कर सकती है। तो किसमें परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 हो गया। तो जैसे कि पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, और बाद में कितनी हो गई? अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये अनुसूची 8 से संबंधित है। तो ये इतने जो प्रावधान है ये साधारण बहुमत द्वारा
संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि साधारण बहुमत से इन सभी प्रावधानों को वो संविधान संशोधन कर सकती है। तो ये हमने देखा साधारण बहुमत द्वारा। अगला जो प्रावधान है वो है विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो अभी हम लोगों ने देखा साधारण बहुमत द्वारा कैसे संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ विशिष्ट प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। अब हम देख लेते हैं कि विशेष बहुमत द्वारा संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो कुछ उपबंधों को, यानी कि जो जितने भी संविधान में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें संबंधित सदन की कुल संख्या का बहुमत, यानी कि कुल संख्या का तो बहुमत होना ही चाहिए, प्लस इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी जरूरी है। इसको समझने के लिए आप मान लीजिए, हम कुछ भी इसमें मान लेते हैं कि 510 सदस्य मान लीजिए कि इस समय लोकसभा में मान लेते हैं कि 540 सदस्य हैं। तो इसमें मान लेते हैं संबंधित सदन की कुल संख्या का बहुमत। तो बहुमत का मतलब क्या हुआ, इसका आधा और +1। तो इसका आधा कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 1 आया 2 सत्ते 14, 270 प्लस 1, यानी कि जो 271 हुआ, 271 क्या हुआ, साधारण बहुमत हुआ, कुल संख्या का बहुमत हो गया। अब मान लेते हैं कि उपस्थित 540 नहीं है, मान लेते हैं कि उपस्थित जो है केवल आपके 480 ही है, 480 सदस्य ही केवल उपस्थित हैं। तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो इसका 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 320। तो अब 271 से काम नहीं चलेगा, कितना होगा, 271 तो होना ही चाहिए, प्लस 480 अगर प्रेजेंट है तो 320 सदस्यों का आपके पास समर्थन आवश्यक है। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर मान लेते हैं 540 सदस्य टोटल लोकसभा में है या किसी भी सदन में है, तो इसका साधारण बहुमत कितना हुआ, कुल संख्या का बहुमत का मतलब होता है साधारण बहुमत। तो ये हो गया 271। लेकिन अगर मान लीजिए कि 480 सदस्य कुल उस समय प्रेजेंट हैं, तो उसका 2/3 कितना हुआ, 320। तो 271 तो होना ही चाहिए, यानी कि साधारण बहुमत तो होना ही चाहिए, लेकिन प्लस 320 सदस्य जो वर्तमान में जो प्रेजेंट हैं, 320 सदस्यों का भी समर्थन आवश्यक है। और ये सिर्फ एक सदन यानी कि लोकसभा की बात नहीं है, दोनों सदनों की अलग अलग बात कर रहा हूं। तो कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसी को कहा जाता है विशेष बहुमत। ठीक है, इसमें भी जो आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत की बात की है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बात हो रही है। और इसमें विशेष बहुमत में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिला करके ये बात मैंने की है। तो ये हो गया विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत में जितने भी प्रावधान हैं, उनमें संविधान संशोधन किन प्रावधानों में किया जाना है। तो अगर साधारण बहुमत वाले ये प्रावधान छोड़ दीजिए और विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन वाले ये प्रावधान छोड़ दें, तो जो जितने बचे हैं प्रावधान, उन सभी का जो संशोधन प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत द्वारा की जाएगी। ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, बचा हुआ किसमें आएगा, विशेष बहुमत में। ठीक है, तो ये हो गया विशेष बहुमत। अब आ जाते हैं विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको विशेष बहुमत तो आपके पास होना ही चाहिए, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी आपको चाहिए। जैसे कि संबंधित सदन की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि ये सब तो चाहिए, प्लस और क्या एक्स्ट्रा चाहिए, जितने भी राज्य हैं, जैसे मान लीजिए 28 राज्य हैं वर्तमान में, तो 14 से कम 14 राज्यों का समर्थन चाहिए, तभी आप इन प्रावधानों में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। यहाँ अनुसमर्थन का मतलब होता है उनके विधानमंडल से। जैसे कि मान लीजिए कोई भी राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश का समर्थन अगर मान लीजिए चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने कोई समर्थन किया है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों का समर्थन चाहिए साधारण बहुमत से, तभी ये राज्यों का अनुसमर्थन माना जाएगा किसी एक राज्य का। तो 28 राज्य हैं, तो 14 राज्यों का समर्थन चाहिए अगर इन सब अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन करना है। इसी को कहा जाता है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, यानी कि ये सब चीजें तो है ही है, साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन। विधानमंडल का मतलब समझ रहे हैं, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएगी, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनमें केवल विधानसभा से काम चल जाएगा। दूसरा, इस प्रावधान में यानी कि विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन से कैसे किन प्रावधानों का संशोधन किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है संघात्मक ढांचे से संबंधित उपबंध। संघात्मक ढांचे से संबंधित जितने भी उपबंध हैं, चाहे वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, चाहे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति हो, चाहे उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित हो, ये सभी संघात्मक ढांचे से संबंधित प्रावधान या उपबंध होते हैं। इनमें अगर परिवर्तन करना है तो आधे से ज्यादा राज्यों, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए विशेष बहुमत के साथ, तभी कोई संविधान संशोधन इन सब प्रावधानों में किया जा सकता है। तो जैसे अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 में क्या है, तो जैसे कि अनुच्छेद 52 से जो जितने भी 62 तक हैं वो मैंने आपको कवर कराए थे। 52 से 62 ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित होते हैं। तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, अनुच्छेद 53 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। 52, 53 और 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 54 में। तो यहां पर लिख लीजिए निर्वाचन किसका, प्रेसिडेंट का। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और उससे होता है, या उसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये सभी चीजें जिनमें अगर संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन आवश्यक है। यहां पर दिया हुआ है अनुच्छेद 55, इसमें क्या दिया हुआ है, निर्वाचन की रीति। किसकी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें दी हुई है, अनुच्छेद 55 में, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऐसे ही अनुच्छेद 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि ये जितने भी अनुच्छेद हैं या जो प्रावधान है, इनमें संशोधन अगर करना है तो विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन, ये दोनों बातें अगर हैं तभी संविधान संशोधन माना जाएगा। अगला अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241 भी दिया हुआ है। अनुच्छेद 368, यानी कि इस अनुच्छेद 368 में क्या है, जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है उसमें ही अगर परिवर्तन करना है तब भी आपको राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए विशेष बहुमत से। 7वीं अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन करना है, जैसे कि संघ सूची, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जो कि जितनी भी सूचियां हैं भारत में, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किसी भी विषय को संघ सूची से उठा के राज्य सूची में डाल देना, या राज्य सूची का विषय उठा के इसमें डाल देना समवर्ती सूची में, ये अगर प्रावधान करना है तो राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। ठीक है। और अनुच्छेद 241 ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है, हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट से संबंधित है, ये किसमें, हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों में। तो हाई कोर्ट केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो जैसे कि आपको पता होगा दिल्ली में हाई कोर्ट है और किसी केंद्र शासित प्रदेश में तो हाई कोर्ट है नहीं। तो 241 में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर संसद चाहे तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है। तो ये इतने प्रावधान हैं और इसके अलावा भी कुछ प्रावधान और भी हैं, उनमें अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन ये आवश्यक होता है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कुछ और बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर
एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, तो कथन गलत हो जाएगा। कथन सही तब माना जाएगा कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, पहली बात। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के लिए किसी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाता है। यानी कि अगर कोई एक, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक अगर लोकसभा से पास हो गया है, अब वो जाता है राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा उस पर अपना मत नहीं देती है, उसको पास नहीं करती है, तो संविधान संशोधन विधेयक वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों का विशेष बहुमत आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 में दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी एक दल का, किसी भी एक सदन का मत नहीं है, यानी कि वो संविधान इस प्रक्रिया में सहमत नहीं है, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने दिखा है कि, और एक चीज और, विधेयक की प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की सहमति नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई भी विधेयक है वो लोकसभा में या राज्यसभा में रखा गया है, संविधान संशोधन से संबंधित है, तो जरूरी नहीं है कि, तो कोई भी जरूरी नहीं है कि वो उससे राष्ट्रपति से आप परमिशन लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति की परमिशन नहीं चाहिए। राष्ट्रपति की सहमति या हस्ताक्षर किसी भी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास होने के बाद जो है जरूरी होता है, पहले जरूरी नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विधेयक की प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की सहमति नहीं चाहिए, प्रस्तुति के लिए नहीं चाहिए। और जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम। तो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा इन दोनों से पास होगा, राष्ट्रपति का साइन होगा, तब वो संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है ये संविधान संशोधन के लिए, तो ये भी मैंने बता दिया है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, ये भी बता दिया है। और संविधान संशोधन करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। ये चीज मैंने शुरुआत से ही बताई है। तो ये चीज है संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया। इसमें से इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन कितने अभी तक हुए हैं। तो 104 संविधान संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं। इनमें जो कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। और ज्यादा नहीं, आप अगर 25 से 30 संविधान संशोधन याद रख लेते हैं तो आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।